नमस्कार, मैं डॉक्टर उदयन प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर इग्नू लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से बीएच डीएलए 136 के अंतर्गत व्यवस्थित 2 खंडों के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें सर्वप्रथम व्यावहारिक हिंदी और लेखन पर चर्चा की थी, उसके विविध पक्षों पर विचार किया था और खंड 2 में लेखन कौशल के बारे में उल्लेख किया गया था। उसी के तदनंतर हम लोगों ने तार्किक लेखन और प्रभावी लेखन कैसे बनाया जाए, इस पर बात की थी। पिछले व्याख्यान में मुख्यतः प्रभावी लेखन किसे कहते हैं, प्रभावी लेखन के माध्यम से किस प्रकार से पाठक को अपने लेखन से, अपने विषय से जोड़ा जा सकता है, इस पर बात की थी। उसी क्रम में आज के व्याख्यान में मुख्यतः रचना की तैयारी कैसे की जाए, यानी कि कंपोजिशन, एक रचना का विषय कैसे चयन किया जाए, रचना को कैसे उम्दा बनाया जाए, रचना किस विषय पर करना उचित होगा, विविध पक्षों पर विचार करेंगे। एक रचना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, लेखन कौशल के लिए इन सभी बातों का बहुत महत्व है और हम एक अच्छा लेखन पाठकों के लिए तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसके बारीक से बारीक बिंदुओं से परिचित न हो और लेखन में कहीं न कहीं से व्यावहारिकता का स्पर्श न हो। जब तक आप हमारा लेखन व्यावहारिक नहीं होगा, हमारे लिए रुचिकर तभी होगा जब हम कहीं न कहीं से उसको पढ़ने के बाद उससे अपने आप को बँधा हुआ महसूस करेंगे, उससे कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तभी हम एक अच्छा लेखन कह सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा लेखन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि रचना जो रचना है, उसका अध्ययन कैसे किया जाए, एक रचना लिखने के लिए क्या किन-किन तैयारियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, रचना के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं, जैसा कि वर्णित है कि वर्णनात्मक लेखन रचना के प्रकारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी प्रकार से आख्यानपरक लेखन और तार्किक लेखन, मुख्यतः ये 3 प्रकार की कोटियाँ हमें दिखाई देती हैं रचना के प्रकारों में। इसी प्रकार से रचना करते समय हमें किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमें रचना का प्रारंभ करना चाहिए और फिर विषय का विस्तार किस किस प्रकार करना चाहिए और अंत में रचना को उत्कर्ष तक पहुँचाकर, अपने लक्ष्य तक पहुँचाकर उसका समापन कैसे करना चाहिए, इत्यादि बिंदुओं पर हम विस्तार से विचार करेंगे। जैसा कि विदित है कि रचना करने से पहले जो विषय सामग्री है, उसे एकत्रित करने से लेकर के लेखन करते समय तक जिन-जिन महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। एक लेखक अच्छा लेखन तभी कर सकता है, जब वो लेखन के तमाम पक्षों से भली-भाँति परिचित हो, लेखन के प्रकारों से परिचित हो, लेखन की तैयारी कैसे बेहतर की जाए और उससे संबद्ध जो बिंदु हैं, उन पर कैसे विचार करें। जब तक वो इन बातों से परिचित नहीं होगा, इन पर वो विचार नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा लेखन नहीं कर सकता है। रचना करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है कि रचना को कैसे पाठकों के लिए रुचिकर बनाया जाए, कैसे ज्वलंत विषयों को, जो विषय बनाया गया है लेखन का, उसे प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने प्रभावी लेखन के बारे में पढ़ा था कि प्रभावी लेखन बनाने के लिए किन-किन आयामों का ध्यान देना चाहिए, किन-किन पक्षों पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए, ताकि हमारा लेखन प्रभावी बन सके। कुछ लिख देना ही लिखना नहीं होता है, जब तक उस लिखने से पाठक जुड़ता न जाए, जब तक पाठक अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस न करे, तब तक वो लेखन निरर्थक ही है। इसलिए एक प्रभावी लेखन ही एक रचनात्मक लेखन हो सकता है और रचना की तैयारी कैसे की जाए, एक प्रभावी लेखन को लेखन से पूर्व एक लेखक को क्या-क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, किन-किन तैयारियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, इस पर विचार करना आवश्यक है। रचना को पढ़ने के बाद जो पाठक है, उस पर अपेक्षित प्रभाव कैसे पड़े,
और वह जीवन एवं समस्याओं को एक नई दृष्टि से कैसे देखने की दृष्टि अपने भीतर पाता हुआ पाए, ये एक प्रभावी रचना ही उसे दे सकती है। प्रभावी रचना के माध्यम से ही वो कुछ इस तरह का गुण सीख सकता है। किसी भी रचना या लेखन को प्रभावी बनाने के लिए रचनाकार को जिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने लेखन के प्रकारांतर ध्यान रखते हुए ही लिखना चाहिए, ताकि उसका लेखन प्रभावी हो सके, पाठक उससे जुड़ सके। वस्तुतः रचना या कंपोजिशन किसे कहते हैं, यह भी विचारणीय बिंदु है। मेरे विचार से एक ढांचे के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक किसी विषय का सुसंगठित प्रस्तुतिकरण यदि किया जाता है, जब किया जाता है तो वह रचना होती है। यह एक विषय के किसी एक बिंदु से लेकर प्रारंभ होकर और फिर एक लंबे सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ती है। विषय का प्रारंभ, विस्तार और अंत बहुत सुनियोजित होता है। और जब तक हम किसी विषय का प्रारंभ कैसे करें और फिर उस विषय को आगे विस्तार किस रूप में दें और अंततः उसका समापन किस तरह से करें, ये तीनों कड़ियाँ बहुत महत्व रखती हैं। जब तक इन तीनों कड़ियों के बीच में एक जुड़ाव नहीं होगा, एक समानांतर गतिमान प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक वह लेखन प्रभावी नहीं हो सकता है। रचना तो वैसे कोई भी हो सकती है, कविता, संगीत का कोई एक अंश, चित्रकारी, मूर्तिकला आदि किसी भी प्रकार की कोई रचना हो सकती है। किंतु हम रचना के जिस रूप की चर्चा करेंगे वह रचना के लेखन पक्ष से संबंधित है। रचनाकार किसी भी रूप में रचना कर सकता है, अपनी कल्पना और सुनियोजित रूप से उसे विशिष्टता प्रदान कर सकता है। ये लेखक की अपनी लेखन कौशल है कि वो किसी मामूली विषय को भी अपने लेखन का विषय बना सकता है, किंतु वो किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति देता है, किस प्रकार से उस विषय को बहुत रोचक और नूतन बना लेता है, यह उसके लेखन की कौशल पर निर्भर करता है। आपने भी कभी न कभी, हम में से हर किसी ने कभी न कभी कोई रचना अवश्य की होती है, जिसमें अपने विचारों का हम समावेश करते हैं। विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों ने भी कई निबंध लिखने का अवसर पाए होंगे, उनसे निबंध लिखाया गया होगा, कहानियाँ लिखाई गई होंगी, या किसी प्रासंगिक विषय पर उन्हें एक शीर्षक दे करके और कहा गया होगा कि इस पर आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। यह भी रचना या कंपोजिशन का ही एक प्रकार है। निबंध का एक विशिष्ट आकार होता है, जिसमें विषय वस्तु का विस्तार किया जाता है। वास्तव में किसी भी रचना को अपने विषय के स्पष्ट और सुनियोजित प्रस्तुतिकरण के लिए अपने विषय पर कोई नियंत्रण होना आवश्यक है। सही सामग्री का चयन करना उससे भी आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि रचना का प्रारंभ करने से पहले वह उसका एक सुसंगठित खाका तैयार कर ले। रचना का विषय वस्तु के अनुसार अपने आप ही प्रथम अनुच्छेद के बाद होता है। पहला अनुच्छेद उसके विषय का प्रारंभ होता है और उसके बाद रचना अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। कई बार जब हम एक अनुच्छेद लिखते हैं या लिखने बैठते हैं, तो उस अनुच्छेद के समाप्त के होने के बाद हमें लगता है कि बहुत कुछ कहना है विषय के बारे में और विस्तार से उदाहरण देते हुए बताना है, और यहीं से किसी रचना की शुरुआत होती है। कहने का आशय यह है कि कई बार किसी विशेष पर चर्चा करने के लिए केवल एक ही अनुच्छेद उपयुक्त नहीं होता है। कंपोजिशन किसी अनुच्छेद से अधिक बड़ी और विस्तृत इकाई होती है। इसमें कई अनुच्छेद हो सकते हैं एक विषय में। इसमें विचारों की श्रृंखला होती है, उसमें तारतम्य होता है, और हम कुछ भी लिखने से पूर्व हमें इसके विषय में किन किन बिंदुओं को जोड़ना है, कैसे इन बिंदुओं का हमें सिलसिलेवार विस्तार देना है, और फिर विस्तार देते हुए हमें जिस उद्देश्य तक अपने विचारों को पहुंचाना है उसे उसके अंदर समावेश हम करते हैं। तो इन शुरुआत से लेकर के अंत तक अपने विषय को एक धार देनी होती है और उसके बीच में एक सामंजस्य बनाए रखना होता है। एक अच्छे लेखन कौशल का गुण है, एक अच्छे लेखक की पहचान है। हम उन प्रमुख पक्षों पर अवश्य चर्चा करेंगे जिन्हें किसी रचना को प्रारंभ करने से पहले या करते समय या उसका समापन करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं
जो रचना करते समय लेखक के सामने आती है, जिसका लेखक लगातार सामना करता है, उस समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है और कि उसका कैसे निवारण किया जाए, सुझाव देने का अपनी ओर से प्रयत्न भी करता है। प्रारंभ में हम रचना का कुछ एक उदाहरण दे करके इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। रचना के लेखन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते समय रचना के अंशों को उदाहरण के माध्यम से ये विद्यार्थियों आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम रचना का अध्ययन करते हैं या उसके लिए आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या एक नमूने के तौर पर हम आपको जैसे एक विषय देते हैं, एक या विषय का हम लोग कोई चर्चा कर लेते हैं इस पर कि प्रदूषण, जैसे आज का एक ज्वलंत विषय है प्रदूषण। कि प्रदूषण विषय पर अगर हमें निबंध लिखना हो या ये कहा जाए कि प्रदूषण एक समस्या और इस पर एक निबंध लिखिए, और तो आप सर्वप्रथम इस पर कैसे विचार करेंगे? हमें सबसे पहले प्रदूषण क्या होता है ये बताना आवश्यक हो जाएगा। फिर प्रदूषण किन कारणों से होता है इस पर विचार करना होगा। फिर प्रदूषण की क्या क्या समस्याएं हैं इस पर विचार करते हुए और अंत में हम इसकी उन समस्याओं को सिलसिलेवार रखते हुए फिर उसके समाधान की ओर अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक जब निबंध का विषय चयन करते हैं तभी ये तय हो जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका विस्तार किस रूप में हो सकता है और अंत में इस विषय को समापन कैसे करना है इस विषय का, इस पर भी एक मोटा मोटी आइडिया हमारे दिमाग में बन जाता है। उदाहरण के तौर पे प्रदूषण एक समस्या विषय पर यदि हमें एक निबंध लिखना हो तो हम सर्वप्रथम यही बोलेंगे कि इसे वातावरण है और वायुमंडल का जो दूषित होना ही वस्तुतः प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी तीव्रता से प्रभाव जमाती जा रही है और आज समस्त मानव जाति इस समस्या से आतंकित है, आंदोलित है। विश्व के प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का इस विषय में मत है कि समय रहते यदि मनुष्य ने प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया, प्रदूषण के प्रति वो सतर्क नहीं हुआ, तो ये उसके संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। प्रदूषण का प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। सच श्यामला धरती विकृत वनस्पतियों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता खोती जा रही है दिनों दिन, और प्रदूषण से कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जब हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा या हम कहीं न कहीं से स्वस्थ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी रचनात्मक गतिविधियाँ हैं वो उससे प्रभावित होंगी, हमारे जीवन का विकास उससे प्रभावित होगा और कहीं न कहीं जीवन पर ये प्रदूषण का संकट हमेशा विद्यमान रहेगा। तो कहने का आशय यह है कि जो प्रदूषण विभिन्न प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, हमें उसके प्रति सतर्क होना चाहिए। इन बिंदुओं को हमें अपने निबंध का विषय बनाना होगा और इसी रूप में इसका विस्तार देते हुए आगे चलना होगा। उनमें प्रमुख है प्रदूषण में ये भी बताना जरूरी हो जाएगा कि जल प्रदूषण चाहे नदियों का हो, नहरों का हो, तालाबों का हो, पानी के अन्य स्रोतों से जो मानव पेयजल प्राप्त करता है या सागर महासागरों की तटीय भाग जहाँ से खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, मत्स्य हुआ, मत्स्य प्राप्त करते हैं, सभी विषय से को इसमें समेटा जा सकता है इस निबंध में। चूँकि इस विषय का चयन कुछ इस तरह से है कि जिन भी रूपों में प्रदूषण कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहा है, हम उन तमाम विषयों को अपने संक्षिप्त रूप से अपने इस लेख का हिस्सा बना सकते हैं। तो जैसे पेयजल प्रदूषण समस्या आज हमारे सामने चुनौती है, इसका समाधान हमें ही करना है। वायु प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद भी इस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं दिखाई देता है। वायु में मिली जहरीली गैसें, धूल धुआं से सुंदर कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन और नवीन भवन धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोते जा रहे हैं। हम प्रदूषण का जो दुष्परिणाम है उसको दिनों दिन देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण का जो प्रभाव है वो केवल हम पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं डाल रहा है, अपितु उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ रहा है हमारे आम जनमानस पर, जिससे हमारी
विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, अनेकों प्रकार के आणविक परीक्षण हो रहे हैं, चाहे वो समुद्र में हो रहे हों, धरती पर हो रहे हों या अलग-अलग प्रभाव जहाँ भी जिस रूप में भी हो रहे हों, उनका कहीं न कहीं प्रभाव धरती पर ही पड़ता है। इन परीक्षणों से अनेकों नवीन बीमारियाँ हमें दृष्टिगत होती हैं। सारा विश्व इन बीमारियों से आतंकित है। इसका परिणाम वास्तव में बहुत भयानक होता जा रहा है। इसलिए हम देखें कि जो प्रदूषण है, उसके प्रति हर व्यक्ति को बहुत सतर्क और चैतन्य होने की आवश्यकता है, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। प्रदूषण के कई कारण भी हैं, जिन कारणों पर भी हमें अपनी निबंध में अ, उसका विषय बनाना है। आबाद गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी, जिससे पृथ्वी का प्रत्येक कोना घिरता जा रहा है। खेतों, खलिहानों में पेड़ों के निरंतर बेरोक-टोक कटाव के कारण भी हमारा जो प्रदूषण है वो प्रभावित हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हरियाली का अभाव और रेगिस्तान का बढ़ता प्रभाव प्रदूषण की वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। वृक्ष हमारे सबसे कल्याणकारी और शुभ चिंतक मित्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। या हम भूल गए हैं कि क्षणिक स्वार्थ के लिए की पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए हम उन्हें बेदर्दी से काटते जाते हैं। प्रकृति का जो संतुलन है, वो वृक्षों के कटान से कटाव से वो बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण सभी चाहते हैं। सभी हमें से हर कोई चाहता है कि हमारा वातावरण स्वच्छ हो, प्रदूषण रहित हो, प्रदूषणहीन हो। और इसके लिए वैज्ञानिकों के तमाम परामर्श भी आते हैं, तमाम तरह के सुझाव और उसको संतुलित बनाने के लिए अ, बातें बताई जाती हैं। किंतु उसका समुचित समाधान अभी भी नहीं हो पा रहा है और ऐसे उपकरण भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनके प्रयोग से बड़े-बड़े कारखाने और फैक्ट्रियों में कुछ सीमा तक प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकें। कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दूषित जल को नदियों में अनियंत्रित तरीके से उनके अंदर डाल दिया जाता है। कारखानों के मलबे को जलाकर अन्य प्रकार से नष्ट करके उनकी मारक क्षमता बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का रखरखाव, वृक्षारोपण और हरित पट्टियों के निर्माण में अधिक धन लगाया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो सके, प्रदूषण की विकट समस्या पर शीघ्र ही काबू पाना आवश्यक हो गया है। इसमें किसी प्रकार की देरी हमारी विकसित और विकसनशील सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत घातक है। प्रदूषण के विनाश से बचने के लिए जितनी सावधानी हो सकती है, जितने संभव उपाय हो सकते हैं, उनका पालन मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। आवश्यकता है हमें सचेत होने की, जागरूक होने की और प्रदूषण को लेकर के सतर्क होने की। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि प्रदूषण जैसे विषय पर जब हमें अ, अपने लेखन कौशल के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, तो हम किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम हम प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण किन कारणों से होता है और वो कौन-कौन से कारण हैं, उनको उसमें समाहित करते हैं। और प्रदूषण जिन भी कारणों से, जिन भी तरह-तरह के स्रोतों से बढ़ता जा रहा है, उन सभी स्रोतों को हम अपने इस लेख का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं और इस तरह से एक विषय चयनित विषय पर जो हमारा लेख है, लेखन है, वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचकर फिर वो समापन इस रूप में समापन की ओर बढ़ता है कि हमें प्रदूषण को यदि समाप्त करना है, तो उसके प्रति हमें प्रतिदिन सतर्क होकर के प्रदूषण विहीन वातावरण निर्मित करने के लिए प्रयत्न करना होगा और तभी ये संभव होगा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान हम लोग खोज पाएँ। तो हम देखते हैं कि कोई भी विषय जब हम चयन कर लेते हैं, तो विषय के अच्छे चयन के साथ ही उसकी एक स्वरूप हमारे सामने बना हुआ दिखाई देता है कि किस प्रकार से हम उस विषय को आगे विस्तार देंगे और कैसे उसका समापन करेंगे। तो रचना की तैयारी हमें सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में होती है। हम अपने मन में ही उस विषय पर बार-बार सोचते जाते हैं, उठते-बैठते, सोते-जागते हम उसका चिंतन करते रहते हैं कि हमें अमुक विषय पर एक लेख लिखना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है और उन पर हमें कैसे अपने लेखन को प्रारंभ करना है, फिर कैसे उसे विस्तार देना है और विस्तार देने के साथ ही साथ फिर उसका अंतिम रूप पे कैसे हमें समाधान करना है, इस पर हम विचार करते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की रचना के प्रकार। एक प्रभावी लेखन के लिए रचना के प्रकारों से परिचित होना एक लेखक का परम कर्तव्य है।
जब तक वो रचना के विविध प्रकारों से परिचित नहीं होगा, तब तक वो अपनी रचना कौशल की सीमाओं से परिचित नहीं होगा। एक अच्छा लेखन वो कैसे करे, किन बिंदुओं का विशेष रूप से ख्याल रखे, इससे वो परिचित नहीं होगा। इसलिए रचना के प्रकारों से अवगत होना बहुत आवश्यक है। रचना लेखन पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम रचना के कुछ प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। रचना के अलग-अलग प्रकारों का लेखन अलग-अलग तरीके से होता है। हमने जिस तरह के विषय का चयन किया, हमारा लेखन करने का जो तरीका है, जो स्वरूप है, वो पूर्णतः उसी समय बदल जाता है। इसलिए लेखन के किस विषय पर हमें लिखना है, विषय का चयन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किसी भी विषय पर कुछ लिखने से पूर्व उसमें पृथक सोच और विषय वस्तु के व्यवहार की चूँकि आवश्यकता होती है, जिस प्रकार का विषय चयन करेंगे, उसमें उसी प्रकार के लेखन कौशल को दिखाने का की आवश्यकता होगी। इसलिए विषय चयन के साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण, हमारा रचना को पूरा करने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर साहित्य और समाज अगर हम विषय लेते हैं, ये साहित्यिक विषय हो गया और वहीं पर दूसरा विषय हम लेते हैं मेरी लंदन यात्रा, एक प्रसिद्ध चर्चित निबंध है। तो मेरी लंदन यात्रा यानी कि इसमें बताना होगा कि यहाँ से मैं अपने वर्तमान स्थान से लंदन की यात्रा तक पहुँचने के बीच का जो वृत्तांत है, उसका संपूर्ण उल्लेख करेंगे कि कैसे हमने यात्रा के लिए अपनी तैयारी की, कैसे मन बनाया और जब तैयारी कर लिया तो फिर उस तैयारी के लिए हमने क्या-क्या क्रियान्वयन किया और अंत में किस प्रकार से हम उसका विस्तार करते जाएँगे कि रास्ते की हमारी यात्रा किस प्रकार से रही, कैसे-कैसे समस्याओं का और कैसे-कैसे आनंद का हमने सामना किया और अंत में जब हम यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य तक यात्रा के पहुँच जाते हैं, फिर हम इस समाधान के अपना विचार व्यक्त करते हैं कि कैसे हमने एक लंबी यात्रा की और इस यात्रा के बीच में हमें मुख्यतः क्या-क्या अनुभव हुआ और अंत में जब हम अपने लक्ष्य तक, अपनी यात्रा के अंतिम चोटी तक पहुँच गए हैं, तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं और मुख्य रूप से यह सब करने के बाद हमारा इसके प्रति नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, हम इसे व्यक्त करते हैं। उपरोक्त दोनों विषयों पर अगर हम बात करें, तो इन पर एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। पहले निबंध के शीर्षक पर बात करें तो हिंदी साहित्य, साहित्य और समाज विषय जैसे हमने आपको उदाहरण के लिए बताया। तो इसमें साहित्य और समाज का संबंध सामान्य रूप से वर्णन करना है कि किस साहित्य क्या होता है और फिर हम बताएँगे कि साहित्य की उपयोगिता क्या है और साहित्य से समाज का जुड़ाव क्या है? क्या साहित्य समाज के लिए लिखा जाता है या समाज साहित्य के लिए होता है? इत्यादि जिज्ञासा भरे प्रश्नों का समाधान देते हुए हम साहित्य और समाज विषय पर अपना निबंध पूरा करेंगे। कई बार एक ही विषय पर अलग-अलग तरह से लिखा जा सकता है और लिखा भी जाता है। कई रचनाकार हैं जो एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं। अ, और अलग-अलग लेखकों द्वारा लिखी गई रचना में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। ये निर्विवाद रूप से सत्य है क्योंकि उनकी शैली और उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। विषय को देखते और समझने की दृष्टि हर लेखक की अलग होती है। हमने उदाहरण के तौर पर जो रचना पढ़ने को अभी आपसे बताया कि जैसे आप प्रदूषण पर निबंध लिखिए, प्रदूषण एक समस्या पर निबंध लिखिए, तो आपने देखा कि इसके लेखन का जो ढंग है, वो कई तरह से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ उसे एक निबंध की तरह लिखा गया है और तर्क देकर अपनी-अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास एक लेखक करता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी विषय का चयन करते हैं, तो अधिकांश बातें हमारी उस विषय के चयन के साथ ही तय हो जाती है कि कैसे हमें उस पर लिखना है, कैसे उसका विस्तार देना है और कैसे उसका समाधान ढूँढते हुए समाप्त करना है। रचना के मुख्यतः 3 प्रकार हमें दिखाई देते हैं, जो इसका वर्णन होता है। पहला है वर्णनात्मक लेखन और आख्यानपरक लेखन और अंतिम है तार्किक लेखन। तो इस प्रकार से लेखन के 3 प्रकार दिखाई देते हैं। रचना का हर प्रकार अलग तरह की भाषा, शैली और विषय से संबद्ध विशिष्ट सामग्री की मांग करता है। जब हम किसी विषय को रचना के लिए चुनते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि अ, हम उसका निर्णय करें कि रचना के किस प्रकार में हम उस विषय का विस्तार करेंगे, रचना से कौन प्रकार को हम उस विषय के लिए चुनेंगे
और ये आवश्यक नहीं है कि रचना का कोई भी प्रकार पूरी तरह से अपने आप में विशिष्ट हो, पर वह विषय के लिए, किसी रचना के लिए विशिष्ट प्रकार हमें बनाना पड़ता है और विस्तार में उसको रचना के प्रकारों से तकनीकी सहायता से हम उसका विस्तार देते हैं। तो सर्वप्रथम हम यदि वर्णात्मक लेखन की बात करें तो वह रचना का एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है वर्णात्मक लेखन। इसमें लेखक किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का दृश्यगत या दृष्टिगत वर्णन करता है। किसी व्यक्ति का वर्णन करते समय वह उस समय यह अपेक्षित उसे करता है कि उसकी जो चाल ढाल है, उम्र, हाथ के साथ साथ उसके आंतरिक रूप का भी वर्णन वह कर सके। इसी प्रकार किसी स्थान के वर्णन में उसके वातावरण, वहाँ के लोगों का चिंतन, दृष्टिकोण और वातावरण, वहाँ के विशिष्ट भोजन आदि का वर्णन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से लेखन के लिए विशिष्ट शब्दावली और अभिव्यक्तियों का सहारा एक लेखक को लेना पड़ता है। वो जिस प्रकार का विषय चयन करेगा, उसी प्रकार की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग वो अपने लेखन में करता है और तभी उसका लेखन प्रभावी हो पाता है। एक उदाहरण देकर हम इस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे वर्षा भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगा। उसके शरीर के पीताभ, रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के खुले पानी में चमक आ गई। गिरवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पाठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता से उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में पीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में बिजली विद्युत का स्मरण हो रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि वर्षा विषय एक सामान्य सा चर्चित विषय है जिस पर हमें एक लेख लिख रहे हैं। लेख लिखने के लिए हमें कहा गया है, तो हम उनमें सबसे पहले किन बिंदुओं को ध्यान देंगे। इसी पर कोई निबंध लिखेगा, विद्यार्थी लिखता है तो साधारणतः वह ये बताएगा कि वर्षा कैसे होती है, वर्षा से किस प्रकार हम गर्मी से निजात पाते हैं, कैसे वर्षा के क्या क्या फायदे हैं फसलों के लिए, किस प्रकार वो उपयोगी है, वातावरण के लिए कैसे वो उपयोगी है, और फिर अंतिम में वो जो जिस विषय पर निबंध लिख रहा होता है उसके चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने करके वो किस रूप में विराम लेगा, ये भी उसे तय करना पड़ता है। इसी प्रकार से आख्यान परक लेखन की यदि हम बात करें तो रचना के प्रकारों में यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है। आख्यान परक लेखन में लेखक वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं का अंकन करता जाता है। ऐसा नहीं है कि आख्यान परक लेखन में वह बिल्कुल वास्तविक घटनाओं का वर्णन जो का त्यों करेगा, अपितु इसमें वह अपनी कल्पना का भी सहयोग लेता है, सहारा लेता है। लघु कथाएं इसी तरह के लेखन के अंतर्गत आती हैं। इसमें लेखक के लिए आवश्यक होता है कि वह घटनाओं का उसी क्रम में वर्णन करे जिस क्रम में वह घटित होती है। साथ ही साथ लेखक की दृष्टि में भी उसमें दृष्टिगत होती है कि लेखक का अपना सोचना क्या है, उसका अपना नजरिया क्या है, वह उस विषय के बारे में स्वयं में क्या सोचता है या उसका लक्ष्य क्या है, इत्यादि तमाम तरह की बातें उसके लेख को लिखते समय या उस लेख को पढ़ते समय हमें अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तार्किक लेखन की बात होती है और तार्किक लेखन में हमने पिछली इकाइयों में बात की थी विस्तार से कि तार्किक लेखन किस प्रकार से हमारी लेखन कौशल को बढ़ाता है, कैसे हमारे लेखन को प्रभावी बनाता है। और यहाँ पर रचना के प्रकारों में तार्किक लेखन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेखन का जो तार्किक लेखन से जो साधारण आशय निकलता है वह किसी विषय का वर्णन करना और अपने तर्क से स्पष्ट करना, जिससे पाठक लेखक की समझ को समझ सके। जो सीधा इसका अर्थ है वो इतना ही है कि कोई भी रचना करते समय जो लेखक है उसका मूल उद्देश्य यही होता है और वो कि अपने तर्कों के द्वारा वो अपने विषय को जिस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, जो वो अपने लेखन के माध्यम से कहना चाहता है, उसे कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा है, उसका जो संपूर्ण प्रयास होता है वो बस इसी बात को लेकर के होता है। तो हमने देखा कि तार्किक लेखन के लिए महत्वपूर्ण यही होता है कि वो लेखक को कैसे प्रभावी करे। लेखक अपना उद्देश्य अपने लेखन में
बाखूबी रखा जाता है। अपने विचार बिंदुओं और दृष्टि से वो स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसे हम रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है आत्मनिर्भरता, उसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर आत्मनिर्भरता निबंध का एक अ, एक अ, एक पैराग्राफ हम आपके सामने रखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। शुक्ल जी लिखते हैं आत्मनिर्भरता निबंध में अपने कि जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी भरा हुआ न रखें। जितना ही जो मनुष्य अपने लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आत्मनिर्भरता में अपनी बात को इस रूप में रखा है। यहाँ हम देखते हैं कि लेखक ने जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा, से अपनी बात कहनी प्रारंभ की और आगे तर्क से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार का तार्किक लेखन है, जिसके माध्यम से लेखक अपने तर्कों के माध्यम से अपने विचारों की पुष्टि करता है। अब विद्यार्थियों विचारणीय ये है कि किसी रचना को लिखने की हमारी तैयारी क्या हो सकती है। हमें एक रचना को लिखने के लिए हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से या किस रूप में करनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि रचना एक सुसंगठित एवं सुनियोजित तरीके से की जाती है, जिसे हम रचना कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार विषय से संबद्ध सामग्री को संगठित किया जाता है, कैसे एक लेखक अपने विषय को एकत्रित करता है। रचना करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है लेखन जिस विषय पर का हम लेखन करने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि नहीं कर लिया है, उसके बारे में एक नोट्स बना लिया है कि नहीं बना लिया है। हमारे विषय को पढ़ने वाला पाठक कौन होगा। जब हमको इस विषय में पूरी जानकारी होगी, तभी हम अपने विशिष्ट पाठक वर्ग की आवश्यकताओं और उसके स्तर को ध्यान में रख करके कोई रचना कर सकते हैं। यद्यपि बच्चों के लिए लेखन करने यदि हम जा रहे हैं, तो उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा। विषय भी राजनीति या अध्यात्म से संबंधित यदि हम रखते हैं, तो वह बच्चों के स्तर पर उपयुक्त नहीं होगा। इसका भी ध्यान रखना होगा। अपना लेखन प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ प्रश्न स्वयं से ही पूछ लेने होंगे, ताकि हमारा लेखन प्रभावी, तार्किक और आख्यानपूर्ण बन सके। सर्वप्रथम हम जो लिखने जा रहे हैं, वह किसके लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। ये एक सामान्य प्रश्न है जो एक लेखक के मस्तिष्क में सर्वप्रथम आता है, और उसके बाद यही प्रश्न अन्य लोगों द्वारा भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो लेखन है, जो लिखने जा रहे हैं, वो हमारे पाठकों को कैसे प्रभावित करेगा, इसका भी ध्यान अपने लेखन में रखना पड़ेगा। पाठक को विषय के संबंध में जो पहले से ही कितनी जानकारी है, उसके विषय में उसको थोड़ी बहुत जानकारी है पाठक को कि नहीं है, इसका भी ध्यान रखते हुए अपने लेखन को विस्तार देना होगा, उस पर अपने विचारों को व्यक्त करना होगा। साथ ही हमारे अपने विषय से संबंधित जो तमाम तरह की जानकारियां हैं, वो होना आवश्यक है, जिससे विषय पर अनेक अनुच्छेदों के विस्तार में चर्चा हम कर सके, पाठक तक अपना मंतव्य प्रेषित कर सके। अपने विषय के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी रखने के लिए हमारे भीतर उसकी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम और स्पष्ट करें कि प्रदूषण एक समस्या पर, जैसा कि हमने इसकी पूर्व में बात की, विषय पर यदि हम लेखन करने जा रहे हैं, तो हमें किन बिंदुओं का ऊपर ध्यान देना पड़ा था, उसका हम एक सिंहावलोकन कर देते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि प्रदूषण एक समस्या विषय पर यदि हमें लेखन या निबंध लिखने के लिए कहा गया है, तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण हमें प्रदूषण कैसे प्रभावित होता है, प्रदूषण के वो कौन कौन से कारण हैं जिनके नाते से वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या पर हम नियंत्रण कैसे करें, वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे आधार बन सकते हैं जिनके माध्यम से हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखेंगे और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और फिर उसका हम आगे विस्तार देंगे। विद्यार्थियों, विषय क्या है। विषय
जिसका हम चयन करते हैं अपने निबंध लेखन के लिए और अपने लेखन की किसी भी विधा की तैयारी के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि विषय क्या है। किसी भी रचना का प्रारंभ करने से पहले हमको अपने विषय का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। विषय चयन करते समय हमें अपने पाठक वर्ग के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि जो रचना हम लिखने जा रहे हैं वो किस वर्ग के पाठकों के लिए है, उसको पाठक किस नजरिए से देखेगा। हमें उसके विचारों को, उसकी भावना को भी ध्यान में रखते हुए अपना लेखन करना होता है। विषय चयन करते समय हमें पाठक वर्ग के बारे में जानकारी तो आवश्यक ही है। एक पाठक एक बच्चा भी हो सकता है, एक पढ़ा लिखा वयस्क भी हो सकता है, एक विद्वान भी हो सकता है। किसी भी रचना का जो पाठक है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और विषय पर इस पर निर्भर करेगा कि आप किस विषय में या किस क्षेत्र के विषय पर आप अपना लेखन करने जा रहे हैं। एक किसान भी हमारे लेखन का हिस्सा हो सकता है, पाठक हो सकता है, उस क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की घरेलू आप देखेंगे कि घरेलू औरतें भी हो सकती हैं हमारे लेखन का हिस्सा। ऐसा होने पर भी हम अपने विषय के साथ न्याय कैसे करें, हमें आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, तभी हम अपने विषय के साथ उचित और समुचित न्याय कर सकेंगे। विषय चयन के संबंध में हम निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं अपनी रचना के लिए विषय ढूंढने में, जिससे हमें सहायता मिल सकती है। सर्वप्रथम हमें विषय चयन करने के लिए जैसे समाचार पत्र हुआ, पत्रिकाएं पढ़ने और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने से भी हमारे भीतर प्रतिदिन की घटनाओं, समस्याओं के विषय में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। हम अधिक से अधिक जान पाते हैं कि वास्तव में कौन-कौन सी वर्तमान में ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके नाते से हम परेशान हो रहे हैं, जिनका समाधान हमें खोजना चाहिए। हम इसीलिए उस प्रासंगिक विषय को अपने लेखन का हिस्सा बनाते हैं। समय में बदलाव लाने का कारण भी यही बनता है। जो भी हमारी रचना का एक महत्वपूर्ण विषय होगा, वह वास्तव में बहुत महत्व रखेगा। कार्य जैसा कि हम देखते हैं कि कार्य के युद्ध की तैयारी त्रासदी या बिहार में मानसून के कारण आई बाढ़ से पीड़ित समाज की जो मनोदशा है, यदि हम उस पर उसको अपने रचना का विषय बनाते हैं, तो हमें वहाँ के आम जनमानस के मनोविज्ञान से परिचित होना होगा कि उस परिस्थिति में वो किस प्रकार से समस्याओं का सामना करते रहे, कैसे उन्होंने उसका समाधान ढूँढा, इस पर विचार करना होगा। लेखन की भावात्मकता और यथार्थ चित्रण निसंदेह पाठक को दुखद परिस्थितियों से तादाद स्थापित करा सकता है। अपने मित्रों, सहकर्मियों के साथ चर्चा, बातचीत भी हमारे मन में करके कुछ समस्याओं का या कुछ प्रश्नों का समाधान हम ढूँढ सकते हैं। ऐसी चर्चाओं से अलग-अलग दृष्टियों का उपयुक्त जानकारी हमें प्राप्त होती है और इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं से अन्य व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण से भी हम अवगत होते जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ विषय ऐसे होते हैं या विशिष्ट पात्रों विषयों द्वारा, जैसे इतिहास हुआ, विज्ञान हुआ, खेल हुआ, साहित्य हुआ, आदि से संबद्ध होते हैं। ऐसे विषयों की जानकारी के लिए हमको लाइब्रेरी, म्यूजियम, विविध संस्थानों का भ्रमण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम उस विषय की स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही उन व्यक्तियों से मिलना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, कि ताकि अधिक से अधिक लोगों का अनुभव प्राप्त कर सकें, उस विषय से जुड़ी सामग्री हम प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि हम विधवा मजदूरों या बाल मजदूरों को रचना का विषय बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक क्या होगा कि हम ऐसे मजदूरों और बच्चों से मिलें जिनकी समस्याएं, कष्टों की जानकारी हमें अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय हमें उसके बारीक से बारीक या छोटे से छोटे पक्षों पर भी ध्यान देना होता है। ऐसे हिंदी साहित्य के बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने उपन्यास लिखते समय या अपने लेखन को धारदार या प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने वहाँ के वातावरण में स्वयं को रख करके और उस अनुभव से अपने को गुजारा कि कैसे उस परिस्थिति में वो रहने पर क्या अनुभव कर रहा है, कैसे वो अपनी रचना में उस वास्तविकता को जीव रख सकता है। वस्तुतः रचना के लिए विषय ढूंढने की कोई सीमा नहीं होती है। हम एक लेखक के तौर पे कोई भी विषय अपने लेखन का बना सकते हैं।
कहीं से भी किसी भी विषय रूप में रचना का विषय हम खोज सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हम दे सकते हैं जिससे हमारे विद्यार्थियों को विषय चयन करने में सहायता प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप विषय की खोज करेंगे तो एक ही क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार के विषय मिलेंगे। उनमें से किसे चुनकर आप अपनी रचना करें, इस संदर्भ में हम कुछ एक बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थियों, हमें उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, जिस पर आप चिंतन कर सकें, और ऐसा होने पर जो हमारा लेखन है होगा वह उसके प्रति न्याय कर पाएंगे और पाठक भी विषय को समझकर प्रभावित हो पाएगा। निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा यदि लेखक ने अपने विषय में आने वाली समस्याओं का समाधान अपने लेखन को खोजने का प्रयत्न करते हुए लिखा है। दूसरे बिंदु पर यदि हम बात करें तो हमें विषय का जो चयन करते समय सबसे गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए उस विषय का, और विषय की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर यदि हमें पूर्ण जानकारी नहीं होगी उस विषय विशेष की, तो हम एक अच्छा लेखन नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छे लेखन कौशल के लिए आवश्यक है कि हम उस विषय के बारीक से बारीक बातों से परिचित हों, और तभी हम भी एक अच्छा लेखन कर सकते हैं। अगला बिंदु है जिस पर हम बात कर सकते हैं कि एक अच्छे लेखन के लिए और आवश्यक है कि विषय जिसका मान लीजिए हमने जिसका चयन किया वो हमारी पसंद ना हो, परंतु उस पर काफ़ी कुछ कहना शेष रह गया हो, तो ऐसे में हमें कहीं न कहीं से इस पर भी विचार करना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब हम उस विषय का प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएँगे, तो पाठकों पर भी उसे अधिक पसंद नहीं करेंगे, इसकी भी आशंका बनी रहेगी। क्योंकि कहीं न कहीं से नापसंदी हमारी उसमें उस लेख में झलकेगी, और वही कहीं न कहीं हमारे पाठकों को प्रभावित करेगा और पाठक उससे दूरी बनाए रखेगा। वह विषय जिस पर आप खुद लिख सकते हो, पाठक के समक्ष अपनी बात पूरी तरह से कह सकते हो, विश्वास दिला सकते हो उन्हें, साथ ही साथ लेखन के लिए उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित कर सकेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम विचार करके एक अच्छा लेखन दे सकते हैं समाज को। विषय का सीमा निर्धारण भी बहुत आवश्यक है कि हम किसी विषय पर ऐसे बस लिखते चले जाएं, वो भी अच्छा नहीं है। हमें उसका सीमा निर्धारण करना भी आवश्यक हो जाता है। कई बार हम लेखनों में देखते हैं कि जब कोई छात्र रचना के लिए किसी विषय का चयन करता है, चुनाव करता है, तो वह अत्यंत सामान्य और विस्तार लिए होता है। उसमें अनुभवों और तथ्यों का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें आसानी से वह अपने लेखन में जिसे समेट सकता है। यही कारण है कि ऐसी रचनाओं में एक अनपेक्षित फैलाव आ जाता है, और हम एक अच्छे लेखक को इस अनपेक्षित फैलाव से बचना चाहिए, उसका गुरेज अपने लेखन में करना चाहिए। उस रचना के अनेक ऐसे सामान्य कथन होते हैं जिन्हें सभी कथनों का उदाहरण या मित्रों द्वारा समर्थन करना पसंद करना संभव नहीं होता है, इसलिए इस पर हमें मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम इस पर बात करें तो कहीं न कहीं से जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो ये है कि जब तक हम इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे कि हम अपने लेखन को प्रभावी कैसे बनाएं या अपने लेखन को रुचिकर कैसे बनाएं, और यह इसी बात पर निर्भर करता है कि रचना की जो तैयारी है वो हमारी उम्दा होनी चाहिए, वो हमारी बहुत मजबूत और सटीक होनी चाहिए। जब हमारी रचना करने की प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से गुजर कर एक श्रेष्ठ रचना हमारे सामने आती है, उससे गुजरेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको करीब से महसूस करेंगे, तभी हम एक अच्छा लेखन कर सकते हैं। इसलिए एक लेखक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह व्यवहारिक पक्षों को भी ध्यान में रखे, जिसके माध्यम से वह एक अच्छा लेखन कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप टेलीविज़न पर रचना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको टेलीविज़न के हर पहलू से परिचित होना आवश्यक होगा। हर पहलू का आपके अपने उस लेख में आना ज़रूरी हो जाता है। टेलीविज़न की बनावट कैसी हुई, उसकी मशीनरी क्या है, उसके प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं, उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, और बढ़ते प्रभाव पर सभी का दृष्टिकोण क्या है, जिससे आपके लेखन में फैलाव आ जाए और आप ठीक से अपनी बात समझा पाएँ, इसका ध्यान रखना होगा। और लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि
कहीं न कहीं विषय को विस्तार देने के चक्कर में हम उसमें अनावश्यक सामग्री को या विषयांतर गत सामग्री उसमें ना समाहित कर दें, इससे भी हमें बचना होगा। और इस प्रकार अपने विषय को एक परिधि में बाँधने के लिए केवल टेलीविज़न की लाभ-हानि पर बात करेंगे, तो स्पष्ट रूप से उसी पक्ष को लेकर चलेंगे और पाठक को अपने मंतव्य स्पष्ट कर सकेंगे। क्योंकि तब आपके विषय की जो सीमा है, वो केवल टेलीविज़न के लाभांश पर सीमित नहीं है, अपितु उसके विश्वव्यापी प्रभाव पर भी आप अपना विचार अंकित कर रहे होंगे। इसलिए आपका जो लेख होगा, जो लेखन होगा, वो पाठकों के लिए रुचिकर बन सकेगा। अंततः जब विषय की सीमा निर्धारित होती है, तब उसके पहले अनुच्छेद में विषय की संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं और उसके बाद प्रमुख बिंदुओं को पूरी तरह से रचना में आसानी से विस्तार देते हैं और तदुपरांत ये पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि विषय का सीमा निर्धारण एक अच्छे लेखन के लिए, लेखन कौशल के लिए बहुत आवश्यक है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार विषय से संबद्ध सामग्री एकत्रित करना। हम जिस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं विद्यार्थियों, उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें हों, उससे संबंधित जिस भी पुस्तक में कुछ भी लिखा हुआ हमें मिले, हमें उनका सर्वप्रथम संकलन करना चाहिए। हमारे पास लेखन के लिए निर्धारित विषय वस्तु पर जितना अधिक से अधिक सामग्री होगी और उस सामग्री को जब हम गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे, तब हमें एक नया दृष्टिकोण अपने लेखन विषय पर मिल सकेगा। तो एक लेखक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह विषय से संबद्ध जो सामग्री है, उसका अधिकाधिक संकलन करें। विषय की समय सीमा निर्धारित तो पहले से ही रहती है, अनावश्यक सामग्री को छोड़ने का भी गुण हमें होना चाहिए कि हमें किन-किन बातों को छोड़ते हुए चलना है, बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए चलना है अपने लेखन को आगे लेकर। इसका भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि ये कि हमें किस सामग्री को अपने लेखन में समाहित करना है। तो हमें दोनों बातों पर समान रूप से बल देना होगा कि हमें किस सामग्री को अपने लेखन का हिस्सा बनाना है, इसका भी हम जितना ध्यान रखते हैं, उससे कम ध्यान हमें इस बात का नहीं रखना पड़ेगा कि हमें किन-किन विषयों को छोड़ते हुए चलना है, जिसको अपने निबंध का हिस्सा नहीं बनाना है। और ये बात किसी लेखक में तभी आ सकती है, जब वो अच्छी तरह से अपने विषय से संबंधित सामग्री का संचय करेगा, सामग्री को इकट्ठा करेगा, संकलित करेगा और उनका बारीकी से आद्योपांत अध्ययन करेगा। तभी वो एक अच्छा निबंध लिख सकता है, तभी उसका एक वो निबंध पाठकों के लिए रुचिकर हो सकता है, उनके लिए पसंद किया जाएगा। साथ ही हम विषय को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि वह अपने मंतव्य के निकट आ जाता है, ताकि पाठक सीधे-सीधे हमारे मंतव्य से परिचित हो सके। पाठक को संप्रेषित जो हम करना चाह रहे हैं, वह पाठकों तक पहुँच सके, इसका सबसे पहले लेखक का ध्यान इसी पर होता है। ऐसा करते हुए एक लेखक अपनी सूचनाओं, तथ्यों को विविध स्थानों से एकत्रित कर उन्हें सुनियोजित करते हैं। जब हम अपने विषय का सीमा निर्धारण करते हैं, तो उस समय हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस विषय पर अपना लेख लिखना है, आगे बढ़ाना है, कौन-कौन सी रचनाएँ करनी है, तथ्य इस रचना में समाहित कहाँ से करने हैं, किस प्रकार से इसका नियोजन करना है, इत्यादि पर विचार कर लेते हैं। सूचना एकत्र करने के लिए कुछ स्रोतों का सुझाव देते चलते हैं। इन सुझावों के अतिरिक्त हमको अपनी समझ, चिंतन, विचार और अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। सूचनाएँ एकत्र करके अपनी नवीन दृष्टि का भी समावेश हमें अपने लेख में करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो रचना वैशिष्ट है, नवीन हो सकता है, उसमें नूतनता दिखाई दे सकती है, उसमें अभिनव खोज जैसी बना स्थिति उत्पन्न होगी एक पाठक की। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने तथ्यों को सुनियोजित कर लें और कि हमें किन तथ्यों पर आगे काम करना है। जब हम सभी सूचनाओं और तथ्यों को सही ढंग से नियोजित कर लेंगे, तो देखेंगे कि जो सूचनाएँ, तथ्य, चित्र, विचार, दूसरों की राय आदि अपने मस्तिष्क या कागज पर एकत्रित किए हुए होते हुए लेखन करने से पहले किसी विशेष क्रम में उसे लाना आवश्यक हो जाता है।
ऐसा इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो विचार और तथ्य अब हमने एकत्रित किए हैं, आवश्यक नहीं है कि सभी के विषय आपसे सीधे-सीधे जुड़ते हों या आप जैसे ही हो। उनमें से कुछ अनावश्यक भी हो सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी बिंदु हो सकते हैं जिनके बारे में लिखना आवश्यक नहीं होता है, हमें उन बिंदुओं को अपने लेखन में समाहित करने से बचना चाहिए। कुछ ऐसी भी सूचनाएँ होती हैं जिनके बारे में पहले से बहुत चर्चा की जा चुकी होती है और हमें अनावश्यक अपने लेखन में उन विषयों को उपयोग नहीं देना चाहिए, उनसे बचना चाहिए क्योंकि उसमें पुनरावृत्ति का संकट खड़ा हो जाता है और चूँकि कोई पाठक जब आपके लेखन को पढ़ेगा, तो सबसे पहले वो यही उसमें विचार करेगा कि क्या हमने कभी ऐसे इसके पूर्व में पढ़ा है? ये दूसरे इसके पूर्व में ऐसा नहीं पढ़ा है, तो पाठक निश्चित रूप से उससे जुड़ता जाएगा, उसको कुछ नवीन उसमें दिखाई देगा, नया लगेगा। कुछ ऐसे चिंतन या विचार भी उसमें हो सकते हैं लेखन में जिसके बारे में हमारी राय कुछ अलग हो सकती है और किसी अन्य की राय कुछ अलग हो सकती है। हम दोनों दोनों दृष्टियों को अपने लेखन में समा सकते हैं। ये विद्यार्थियों अंत में जो भी सूचनाएँ, तथ्य हम एकत्रित करते हैं, उन्हें विषय के अलग-अलग खंडों में हम बाँट देते हैं, बाँटना आवश्यक हो जाता है। जो भी सूचनाएँ विषय के लिए खंड से संबंध है, उन्हें हम खंडों में विभाजित कर देते हैं, ताकि हम उनका बारीकी से अध्ययन कर सकें, उनसे परिचित हो सकें। हम कुछ निर्देशों द्वारा बताए जा रहे हैं कि आप एकत्र की गई सूचनाएँ तत्वों को किस प्रकार विविध भागों के लिए एक एक खाका बनाने में आवश्यक सहायता करेंगे। किसी भी रचना से पहले की तैयारी का अत्यंत आवश्यक पक्ष होता है जिस पर हमें विचार करना सर्वाधिक आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें अ, अपना जो विषय चुना है, उसके शीर्षक में से उन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए, जिन पर हमको रचना करनी है या जिन पर हमें रचना की चर्चा करनी है। उदाहरण के लिए हमने अपनी रचना का शीर्षक चुना, छात्रों में बढ़ता कंप्यूटर का प्रभाव। अब एक देखिए एक सामान्य विषय है कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर किस प्रकार से हमारी तमाम गतिविधियों में शामिल है। बिना कंप्यूटर के जीवन की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल का कार्य लगता है। ऐसे में हमने विषय रखा कि छात्रों में बढ़ता कंप्यूटर का प्रभाव। अब छात्रों में कंप्यूटर का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और प्रभाव के होने के साथ-साथ कैसे इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। विशेषकर छात्रों के संदर्भ में कई बार विद्यार्थी अपने शीर्षक में दिए गए उन विशेष विषयों को छोड़ देते हैं, जिन पर उनकी रचना निर्भर करती है, जिन जिन विषय को उन्होंने अपना शीर्षक बनाया था और उसको छोड़ देने के नाते अ, हम उस पर सही से उस पर विचार नहीं कर पाते हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा और ये तभी संभव होगा जब हम उस विषय की जो गंभीरता है, जो उसकी बारीकी है, उसका अध्ययन करेंगे बारीकी से। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जो विषय चयन किया है, उससे संबंधित सामग्री को किस प्रकार से अपनी रचना में समाहित करना है। ये विद्यार्थियों कुछ कंप्यूटर विषय को लेने से हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इस विषय का केंद्र बिंदु क्या है। हम विषय से कभी नहीं भटकेंगे, ये हमें अपने लेखन में लगातार बनाए रखना होगा। दूसरी बात है कि रचना के शीर्षक पर ध्यान हमें केंद्रित करना होगा। अपने मन में उठने वाले उसके मुख्य बिंदुओं, विचारों को कागज़ पर लिखते हमें चलना होगा। कई बार रचना करते समय कई विचार छूट जाते हैं। अतः जब भी कोई विचार उस शीर्षक से संबद्ध हो, उसे तुरंत लिख लेना चाहिए अलग से। उसके बाद रचना करते समय आसानी से उसे हम जहाँ चाहेंगे वहाँ उसे रख लेंगे। तीसरी बात ये है कि सारे जो विचार हैं एक लेखक के या विचार जो होते हैं और जो सुझाव उसके होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते-जुलते हों। उन्हें एक ही खंड में रखें और बाद में उन्हें उसी क्रम में नियोजित कर लें। सारे विचार और अलग-अलग खंडों में विभाजित हो जाएँ, तो उस समय यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि उन खंडों को भी हम इस तरह का क्रम में व्यवस्थित कर लें ताकि वह एक-दूसरे से संबद्ध हो और इस व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि कालक्रमानुसार हमें उसका विभाजन करना हो। कारण और प्रभाव पर ही वो लेख आधारित हो। विषय के लिए एकत्रित की गई जो भी सामग्री है,
उसके अनुसार ही उसे नियोजित किया जाए। उदाहरण के लिए प्रदूषण एक समस्या शीर्षक यदि हमने लिया है, तो विषय के अंतर्गत पहले प्रदूषण पर चर्चा करें, फिर कारण पर चर्चा करें और अंत में उसके समाधान पर हम विचार करें। तो हमारा जो क्रम है वो नहीं टूटना चाहिए, और अगर क्रम बाधित करके हम कुछ लिखते हैं अपने लेख में, तो पाठक को पढ़ने में उसमें उसमें सहायता नहीं मिलेगी, सहजता नहीं महसूस होगी, उसे कहीं न कहीं से वो बाधा या पता लगेगा और परिणाम स्वरूप उसकी जो रोचकता है उस निबंध को लेकर के वो कम होगी। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अब तक प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि रचना के शीर्षक को भली प्रकार समझ करके ही हमें उससे संबद्ध जो सामग्री है उसे एकत्रित करना चाहिए, फिर उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद यदि कोई ऐसे विचार हैं जो हमें लिखते समय पहले ही आ जाते हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधानुसार आगे पीछे जब लिख रहे हों तो उसे समाहित कर सकते हैं, उसका समायोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रचना का प्रारंभ करते समय और रचना को आगे विस्तार देते समय हमें कैसे तमाम विधियों से परिचित होना होता होगा, उनका उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। रूपरेखा तैयार करने से पहले हमें कुछ बातों को उदाहरण के रूप में बातों को समझ लेना चाहिए, ताकि उसमें आगे चल करके लिखते समय कोई परेशानी, कठिनाई ना आए। विषय की रूपरेखा बनाना एक तरह से रचना की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस विषय पर कुछ लिखने जा रहे हैं, उसका एक प्रारूप और स्वरूप निर्धारित कर लेना सबसे आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी विषय पर अपना निबंध लिखते हैं और उसका मुख्यतः स्वरूप ही निर्धारित नहीं है, तो उस लेखन के बीच में वो प्रभाव नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। इसलिए लेखन के प्रभाव से परिचित होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसके स्वरूप और उसका स्वरूप हम क्या समझ रहे हैं, और उसका स्वरूप से अभिप्राय है कि अपनी रचना के शीर्षक का हमने यदि अ, चुनाव कर लिया है, विषय से संबद्ध जो सामग्री है उसे एकत्रित कर ली है, और विषय के अनुसार विविध खंडों में हमने उसे व्यवस्थित कर लिया है, विभाजित कर दिया है। लेखन से पहले के अंतिम चरण अर्थात विषय की रूपरेखा बनाना हमारे लिए सबसे आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें विषय की जो रूपरेखा है वो एक तैयार कर लेना होगा। हम किसी भी विषय पर कोई भी निबंध लिख रहे हो, सर्वप्रथम हमें उस विषय का चयन करने के साथ साथ उसके शीर्षक का निर्धारण करना, और फिर समाधान करने के या अपने संपूर्ण विचारों को एक क्रम में व्यवस्थित तरीके से लिखते हुए जाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसका एक रूपरेखा पहले से ही हमारे दिमाग में बनी हो, जिसे हम अपने कागज पर भी उतार दें। किसी भी विषय पर रचना करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने से समय की बचत भी बहुत होती है। यदि हमने पहले से तय नहीं कर रखा है, लिखते समय ही हमारे अंदर काफ़ी आवेग से विचार आने लग जाते हैं, फिर हम उनको क्रमशः उस रूप में नहीं रख पाते जिस रूप में उन्हें रखना चाहिए। इसलिए हमें आगे लिखने में कोई व्यवधान न आए, किसी तरह का उसमें नीरसता या शुष्कता ना आने पाए, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम पहले ही उसकी एक रूपरेखा बनाकर रखें। रूपरेखा बनाने के बहुत फायदे हैं, और जिन बिंदुओं को हम अपनी रचना में समाहित करना चाहते हैं उन्हें रूपरेखा में इंगित कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप अपने मंतव्य को स्पष्ट करने में भी पूर्ण सफलता मिल जाती है। हमें हमें ज्ञात है कि रचना को कितने अनुच्छेदों में बांटना है, कौन कौन से क्षेत्रों को उन अनुच्छेदों में अधिक महत्व देना है, किन बिंदुओं पर हमें कम से कम कहना है, और किन अन्य विषयों को भी उसमें ले आना है, लेकिन उनको विस्तार नहीं देना है। इससे ये स्पष्ट रहता है और हम तमाम तरह के पुनरावृत्तियों से बच जाते हैं। यदि हम अपने विषय की स्पष्ट और सटीक रूपरेखा तैयार करेंगे, तो अपनी रचना को बार बार पढ़कर उसके बिंदुओं को बदलने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। साथ ही हम शीर्षक में उठाए गए बिंदुओं से भटकेंगे नहीं, अपने विषय को सही दिशा दे सकेंगे। यदि अच्छी रूपरेखा तैयार है तो हम अपने विचार और सूचनाओं को दोहराने से बचेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो विचार है वो क्रमशः बड़ी सरलता से अभिव्यक्त होता जा रहा है, और इस तरह से संपूर्णता में हम देखें तो रचना की तैयारी रचना करने से पूर्व रचना करने जैसी ही होती है। जब तक हम किसी रचना की पूर्व तैयारी नहीं करेंगे कि हमें अमुक विषय पर लिखना है, और उस विषय पर लिखने से पूर्व
हमारी संपूर्ण तैयारी नहीं हो जाती है, तब तक हम एक अच्छा लेखन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक अच्छे लेखन कौशल के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें संपूर्ण विषय से परिचित होना है। हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है, जिस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना है और उस अपने विचारों को किस सीमा में रहकर व्यक्त करना है, ये तमाम बातें आवश्यक हो जाती हैं एक निबंध लेखन के लिए। इस तरह ये विद्यार्थियों आज के इस व्याख्यान को जो इकाई 3 के अंतर्गत है रखा गया आपके पाठ्यक्रम में, हम यहीं पर विराम देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि अभी तक के व्याख्यान के माध्यम से आप इस बात से पूरी तरह परिचित हो गए होंगे कि किस प्रकार से एक सफल और अच्छे लेखन के माध्यम से हम पाठकों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं और अच्छे लेखन कौशल के क्या-क्या गुण हैं, अच्छा लेखन हम कैसे सीख सकते हैं और एक अच्छा लेखन क्या है, इससे परिचित हुए और रचना रचना के विभिन्न प्रकारों से परिचित हुए। तो इस तरह से आप इस संपूर्ण सामग्री का यदि आद्योपांत अध्ययन करेंगे, आगे भी इनका एक बार इनका रिविज़न करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो दृष्टिकोण है, वो स्पष्ट हो गया होगा और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।